गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे पाठ 14। उसमें हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखे थे, फिर उन क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा और हमने ये भी पढ़ लिया था ये पॉइंट, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। हमने जो ऐतिहासिक परिवर्तन देखा क्षेत्रों में, इतिहास अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, उसमें हमने जाना कि विकसित देशों में भी पहले प्राथमिक क्षेत्र ही ज़्यादा विकसित था, फिर द्वितीय क्षेत्र विकसित हुआ और वर्तमान में तृतीय क्षेत्र अधिक विकसित है। उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद में भी तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है विकसित देशों में, और रोजगार की दृष्टि से भी लोग जो है तृतीय क्षेत्र में ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कौन से? विकसित देशों में। हमारे भारत की बात नहीं है, भारत हमारा विकासशील देश है। तो भारत के बारे में हमने इस पैराग्राफ में देखा था कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। भारत में भी जो है पिछले वर्षों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम करते हैं तो जो है लगातार तीनों क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। देखो, लेकिन तृतीय क्षेत्र का जो है उत्पादन अधिक है, वृद्धि अधिक है। यहाँ देखो, यहाँ से पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। ठीक है, इसलिए जो है तृतीय क्षेत्र का उत्पादन में महत्व बढ़ता जा रहा है। परिणामतः भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिष्ठापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ये भारत के बारे में, ये भारत में भी जो जहाँ प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था वहाँ अब कौन सा हो गया है? तृतीय क्षेत्र। भारत में यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ी है, फिर भी रोजगार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। भारत की स्थिति यही है कि तीनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई है लेकिन रोजगार के क्षेत्र में जो है परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ये प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि भारत में जो है प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। ये प्रश्न बना हुआ ही है, यहाँ ये बना हुआ है प्रश्न। तो ये देखो, क्या इसका कारण? उत्तर भी यही है। इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगारों के अवसर का पर्याप्त सर्जन नहीं हुआ। तो प्रश्न बनेगा कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। अभी भी भारत की जो अधिकांश जनसंख्या रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का महत्व भारत में ज्यादा है। तो उसका कारण क्या है कि रोजगार में अभी तक भी प्राथमिक क्षेत्र में है लोग। इसका कारण है कि भारत में द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सर्जन नहीं हुआ। लोगों को जो द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में रोजगार अभी भी भारत में नहीं मिल रहा है। तो ये प्रश्न भी बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का तो प्रश्न है, ये वाला क्यों नहीं हुआ, और इसका उत्तर भी यहीं पर है। परिणामतः देश में लगभग आधे श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान सिर्फ कितना है? 15%। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तो 15% है, और जनसंख्या जो है, लोग जो काम करने वाले लोग, आधे जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 85% योगदान है। कितना है? 85%। ये इसका प्राथमिक क्षेत्र का 15 और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का 85% सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। ये क्षेत्र लगभग आधे लोगों को रोजगार देता है। भारत के काम करने वाले लोगों में आधे तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में है और आधे प्राथमिक क्षेत्र में, जबकि सकल उत्पादन में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 15% ही है और इनका द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का 85% है। लेकिन रोजगार की दृष्टि से भी भारत के लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखोगे आप, रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद में सहायक है तृतीय क्षेत्र। तो ये आपका पूरा हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको ये बता ही दिया था कि अभी भारत में क्यों स्थानांतरण नहीं हुआ। इसका उत्तर भी इसके साथ ही इसका कारण लिखा हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से देखोगे। आगे देखो, अब अगला पॉइंट, अपना पॉइंट चेंज है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास पढ़ेंगे कि हम आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं और आर्थिक विकास किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर। देखो, जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित, जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित
समझा जाता है। विकसित देश कौन से हैं? जिनकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय उच्च है। तो जिन देशों की अधिक है वो जो कम आय वाले देशों से विकसित है। जैसे अमेरिका विकसित है, भारत नहीं है। उसका कारण यही है कि भारत की अमेरिका की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, जबकि भारत की कम है अमेरिका से। अधिक आय का अर्थ यहाँ अंडरलाइन करो आप। अधिक आय का अर्थ यहाँ अंडरलाइन कर लो, किताब खोल के बैठ जाओ सभी। अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिक वस्तुओं का उपलब्ध होना है। ये भी प्रश्न बनेगा। अधिक आय से क्या मतलब? हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की आय अधिक है और उसकी कम है, तो हम किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे कि उस व्यक्ति की आय अधिक है और उसकी कम है? यानी अधिक आय का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी मानवीय आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति करके संतुष्ट हो जाता है, उसकी आय क्या है? अधिक है। जैसे अपना पड़ोसी ले लो, अपन ले लो, पड़ोसी को चाहिए कि आज मोटरसाइकिल चाहिए, आज कार चाहिए, वो तुरंत लिया था और अपन नहीं ला सकते। क्यों? आय का अंतर है, उसकी आय अच्छी है, अपनी आय नहीं है। तो इस प्रकार अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिक वस्तुओं का उपलब्ध होना है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ये यहाँ तक करना है। क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्या अलग अलग होती है, अतः राष्ट्रों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होता है, देखो यहाँ भी अंडरलाइन करो, कुल आय की ज्ञात करने से हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय आय की तुलना में औसत या प्रति व्यक्ति आय को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को जानने के लिए किसको आधार माना था? राष्ट्रीय आय को। लेकिन फिर उसको खारिज कर दिया गया कि राष्ट्रीय आय की तुलना करने से हम जो है उस देश की आर्थिक वृद्धि का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो हम अगर गणना करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय के व्यक्ति क्या कमा रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अब किसको ले लिया? प्रति व्यक्ति आय को। प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय से अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक है उसकी राष्ट्रीय आय अपने आप ही अधिक हो जाएगी। तो आगे देखो, समय के साथ साथ राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये तो आपके समझने की चीज है। अब ये आर्थिक वृद्धि की परिभाषा यहाँ से, समय के साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है। समय के साथ साथ राष्ट्रीय आय, यहाँ से देखो राष्ट्रीय आय की परिभाषा यहाँ से, समय के साथ साथ राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि के कहा जाता है। ये आर्थिक वृद्धि की परिभाषा। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय एक देश के विकास स्तर तथा कल्याण को मापने एवं देखने की दृष्टि से अति उपयोगी है, लेकिन ये देश के विकास के स्तर तथा कल्याण का पर्याप्त माप नहीं है। क्या? आर्थिक वृद्धि। किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक देश के विकास के स्तर को, अर्थव्यवस्था को या उसके कल्याण को, कि वो कितना जो है विकसित होता जा रहा है, इसको मापने के लिए तो पर्याप्त है, मापने की दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन देश के विकास के स्तर और कल्याण का माप नहीं कर सकती। एक देश की अर्थव्यवस्था को माप सकती है, लेकिन देश के विकास में वृद्धि और विकास में खूब अंतर है। वृद्धि में सिर्फ जो है आय का स्तर देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो उस देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन आर्थिक विकास में अपन आगे पढ़ेंगे और चीजें भी आ जाती है। आर्थिक वृद्धि तो आर्थिक विकास का ही एक भाग है। देखो आगे, तो यहाँ तक हो गया आपके आर्थिक वृद्धि का है। अब थोड़ा आर्थिक विकास का समझ के फिर अलग अलग देखेंगे दोनों को। जबकि हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय ही नहीं चाहते, अपितु अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता इत्यादि भी पाना चाहते हैं। इस प्रकार राष्ट्र के कल्याण के लिए केवल आय ही महत्वपूर्ण नहीं है। विकसित सामाजिक संरचना, देखो ये आर्थिक विकास का है कि एक देश के विकास को यानी अर्थव्यवस्था को तो हम आर्थिक वृद्धि से माप लेंगे कि उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है कि मानव अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन हम उसको आर्थिक विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि आर्थिक विकास में क्या है? आय ही महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से विकसित सामाजिक संरचना एवं अच्छे पर्यावरण को सिर्फ पैसों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक यही माना जाता रहा है कि जब एक देश की आय में वृद्धि होगी तो वहाँ के लोग ज़्यादा सुखी होंगे,
धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि देश की आय अधिक होने पर भी वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता निम्न रही है। पहले यही माना जाता था कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक है वो देश जो है सुखी है, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब माना जाता है कि सिर्फ आय आय से जैसे हम अच्छा पर्यावरण नहीं खरीद सकते, अच्छी सामाजिक सरल व्यवस्था नहीं कर सकते, ये आर्थिक विकास में आ जाते हैं। तो इसमें यही है कि धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि देश की आय अधिक होने पर भी वहाँ के लोगों की गुणवत्ता क्या है, निम्न रही है। मान लो वहाँ का पर्यावरण अच्छा नहीं है, सांस लेने को, विकसित देश हो गया खूब, लेकिन इतना प्रदूषण है कि सांस लेने को हवा ही शुद्ध नहीं मिलती है, लोगों की जीवन प्रत्याशा ही नहीं है, बहुत कम समय तक काम कर सकते हैं, तो उसको हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे उस देश का। ठीक है, तो इसमें देखो आगे, ये माना जाने लगा है कि केवल आर्थिक वृद्धि ही ध्येय नहीं है, वरन आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक एवं जीवन के अन्य सभी आयामों में भी सुधार होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयामों के सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहा जाता है। यह आर्थिक विकास की परिभाषा यहाँ से, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयामों में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास। और भी आएगी आर्थिक विकास की परिभाषाएं, तो देख लेना आप जो आपको सही लगे। ठीक है, वैसे ये एक आर्थिक विकास की परिभाषा, यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखोगे, इसके बजाय आपको इधर आर्थिक वृद्धि की परिभाषा आई थी ना, आर्थिक समय के साथ साथ कहाँ आई थी, ये यहाँ से, ये आर्थिक वृद्धि की परिभाषा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ थोड़ा स्टार बना लो, या यही पूछा जाएगा, प्रश्न यही बनेगा कि आर्थिक वृद्धि से क्या तात्पर्य है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है, और दोनों में की तुलना या अंतर। ठीक है, अब हम थोड़ा देखेंगे आर्थिक वृद्धि के बारे में, पढ़ते हैं कि आर्थिक वृद्धि, यहाँ इस पैराग्राफ का तो हेडिंग ही अपना आर्थिक वृद्धि और विकास था ना, तो शॉर्ट में यहाँ समझा दिया कि आर्थिक वृद्धि क्या है और विकास क्या है, आपके भी समझ में आ गया। आर्थिक वृद्धि से मतलब सिर्फ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, आय को ही वृद्धि माना। आर्थिक वृद्धि यानी धन की वृद्धि अगर किसी देश की हो रही है कि राष्ट्रीय आय भी अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, अच्छी होगी। हम ये मानेंगे कि उस देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, मापन में दिनों दिन मान लो उसमें अच्छी राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो हम मानेंगे कि उस देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन आर्थिक विकास में ऐसा नहीं है, आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग है, उसमें आर्थिक वृद्धि तो होती ही है, उसके साथ वहाँ का सामाजिक जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण, सामाजिक संरचना, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है विकास में। अब देखो, अब हम आर्थिक वृद्धि को पढ़ेंगे थोड़ा, तो यही वापस परिभाषा ही है, वो लिखो चाहे ये लिखो, कोई सी भी लिख दो आप। समय के साथ साथ राष्ट्र के वार्षिक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना आर्थिक वृद्धि कहलाता है। ऊपर भी एक ही बात है। सरल शब्दों में आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। सरल शब्दों में आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या है, बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, तो उसको कह देंगे हम, किसी देश की राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष आकलन में बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो उस देश की क्या हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। ये अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन का प्रत्यक्ष माप है। अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रही है तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था भी विकसित हो रही है। आमतौर पर इसे कल्याण के एक मापक के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय एवं पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि कर इनके को कुशल उपयोग द्वारा उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। वो ये वापस इसी की को समझाया गया है कि राष्ट्रीय आय के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय एवं पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि करके कुशल उपयोग द्वारा उसका कुशल उपयोग करे और उत्पादन और आय के स्तर को क्या करे, उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन और मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ आर्थिक वृद्धि के बारे में बताया गया है कि आर्थिक वृद्धि क्या है, यहीं से हम अंतर भी लिखेंगे कि राष्ट्र की प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय और पूंजीगत संसाधनों की मात्रात्मक वृद्धि,
मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि करके कुशल उपयोग द्वारा उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन है और मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक विकास क्या होगा? गुणात्मक। आगे देखो, आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं। यहाँ से अंतर आएगा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में। यह मूल्य विहीन अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि क्या है? मूल्य विहीन अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास मूल्यवान है। आर्थिक वृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत इत्यादि स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों पर कोई विचार नहीं किया जाता। आर्थिक वृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत इत्यादि जो स्थितियां हैं, इस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाता। यहाँ तो सिर्फ आय में बढ़ावा किया जाता है, संसाधनों का उपयोग किया जाता है। और जबकि सामाजिक स्थिति में संस्थागत, राजनीतिक स्थिति अच्छी हो, सामाजिक स्थिति अच्छी हो, नैतिक मूल्य अच्छे हो लोगों के, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। किसमें? आर्थिक वृद्धि में। ठीक है, अब थोड़ा सा आर्थिक विकास पढ़ लेते हैं। आर्थिक विकास ये हो गया आर्थिक वृद्धि। अब आर्थिक विकास को देख लो थोड़ा सा। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक है। देखो, यहाँ आपके अंतर आ जाएंगे। आर्थिक वृद्धि क्या है? संकुचित है। और आर्थिक विकास क्या है? व्यापक है। एक अंतर लिख दो। दूसरा कि आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक है, आर्थिक विकास गुणात्मक है। इस तरह से आपको दो अंतर तो कम से कम लिखने ही है, दो तीन। ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ती ही है, साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे, उत्पादन की तकनीकी तथा अर्थव्यवस्था की संरचना में भी अनुकूल परिवर्तन होता है। उसको जो है हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। सिर्फ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने को ही आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास की परिभाषा आएगी तो आर्थिक वृद्धि तो पहले ही आ जाएगी, इसके साथ साथ ये सारी चीजें आएगी, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक, ये सब। आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है। इस पे अंडरलाइन कर लो। यहाँ आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्र के आर्थिक यानी वो आर्थिक वृद्धि आई गई, सामाजिक व राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है। जबकि राष्ट्रीय आय किसको सुनिश्चित करती है? आर्थिक वृद्धि किसको सुनिश्चित करती है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही करती है। जबकि ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को तो सुनिश्चित करता ही है आर्थिक विकास, उसको तो बढ़ाने का प्रयास, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक कल्याण, संस्थागत ढांचा, पर्यावरण, सबके विकास पर बल देता है, उसको आर्थिक विकास माना जाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया गुणात्मक आयाम भी होते हैं। हमने उधर पढ़ा था कि आर्थिक वृद्धि में मात्रात्मक आयाम होते हैं, गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं। ये मूल्य विहीन अवधारणा आर्थिक वृद्धि, जबकि आर्थिक विकास क्या है? गुणात्मक आयाम भी होते हैं आर्थिक विकास की प्रक्रिया के। ठीक है, तो ये अंतर हो जाएगा एक। ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया के गुणात्मक आयाम भी होते हैं। उधर हमने देखा था कि आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं। ये हो गया अंतर। इन गुणात्मक आयामों की वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का योग आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास की मुख्य परिभाषा आप यहाँ से लिख लेना कि आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का योग क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। एक तो ये अच्छी परिभाषा है, और देखना आगे और आएगी। आगे देखो, क्योंकि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक वृद्धि है। एक आयाम है आर्थिक वृद्धि की, आर्थिक वृद्धि तो हो ही, उसके साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी संरचनात्मक ढांचों में भी विकास हो देश के। अतः कहा जा सकता है कि बिना वृद्धि के विकास नहीं हो सकता। आर्थिक वृद्धि को पहला लिया आर्थिक विकास में, पहले आर्थिक वृद्धि करनी है, फिर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरचना में विकास करना है। आर्थिक विकास ये कहता है कि आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक वृद्धि है। कहा जा सकता है कि बिना वृद्धि के विकास नहीं हो सकता। किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर तथा कल्याण के मापक के रूप में
आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर को अगर हम देखते हैं, कल्याण का मापक के रूप में जो है आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर को मापने के लिए हम उसके आर्थिक विकास को देखेंगे। आर्थिक विकास का मतलब कि उस देश की आर्थिक वृद्धि भी अच्छी हो, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी हो, और साथ साथ वहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय स्तर भी अच्छा हो, तो उसको हम कहेंगे आर्थिक विकास। ठीक है, राष्ट्र के विकास के स्तर को मापने के लिए आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तुलना में अधिक माना जाता है। सामाजिक विज्ञान के विषय के क्रम में जब ये स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकास या कल्याण को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो आर्थिक विकास के साथ साथ विकास की कुछ अन्य अवधारणाएं यथा सतत विकास, समावेशी विकास, मानव विकास, यहाँ से देखो ये अवधारणाएं कौन कौन सी है। विकास की अवधारणा, आर्थिक विकास की अवधारणाएं हैं ये सतत विकास, समावेशी विकास, मानव विकास आदि अत्यधिक लोकप्रिय हुई। ये किसकी आर्थिक विकास की अवधारणाएं कौन कौन सी है? आर्थिक विकास की अवधारणाएं सतत विकास, समावेशी विकास और मानव विकास। थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान के विकास के क्रम में जब ये स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकास या कल्याण के मापक का अपर्याप्त मापदंड है। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय यानी आर्थिक वृद्धि को ही हम जो है आर्थिक विकास नहीं कहेंगे, किसी देश का विकास नहीं कहेंगे, कल्याण नहीं कहेंगे। तो यह कल्याण के मापक का अपर्याप्त मापदंड है। तो आर्थिक विकास के साथ साथ विकास की कुछ अन्य अवधारणाएं ली गई, सतत विकास, समावेशी विकास और मानव विकास। इनका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि विकास की अवधारणाएं कौन कौन सी है। विकास की कुछ अवधारणाएं कौन कौन सी है? ये सतत विकास, समावेशी विकास और मानव विकास। उधर राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं आई थी, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो अभी हम आर्थिक विकास की अवधारणाएं पढ़ेंगे अब आगे, सतत विकास, समावेशी विकास। ये ठीक है, आर्थिक विकास की ये अवधारणाएं कौन कौन सी, सतत विकास, समावेशी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आज जो होमवर्क दिया है, आज प्रश्न भेजे हैं मैंने, वो आज ही कर लेना सभी विद्यार्थी।